भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत में क्राइम और पनिशमेंट से डील करने का नया कानून। इसमें हम अपराध और उसमें जो सज़ा दी जानी है उसको परिभाषित भी करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में अब हम आईपीसी से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक की जर्नी और उस सफ़र के बारे में बात करेंगे। और इसमें सेक्शन वाइज कंपैरिजन हम भारतीय न्याय संहिता और पुराना जो हमारा एक्ट था आईपीसी 1860 उन दोनों के बीच में सेक्शन वाइज कंपैरिजन करेंगे। तो अब आप तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से कर लें, और जिसको भी इस कंपैरिजन से कोई फ़ायदा होता हो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है ये बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज दोनों चीज़ों को अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो जैसे ही हम इन दोनों एक्ट्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो है, देखिए आप यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की आती है और इसमें ईयर दिया हुआ है 2023, और आईपीसी जो हमारा आया था वो आया था 1860 में। अब भारतीय न्याय संहिता नंबर 45, मतलब ये जो है हमारा एक्ट नंबर 45 है, कौन से ईयर का? 2023 का। और देखिए कोइंसिडेंस, आईपीसी जो था वो भी कोड एक्ट नंबर जो था वो तो 45 था, ये देखो दोनों में सेम है, लेकिन ईयर क्या था? 1860। तो 1860 में आया था आईपीसी। चलो अब आगे कंपेयर करते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो हमारा एक्ट है ये स्टार्ट हुआ था, मतलब पास हुआ था 25 दिसंबर 2023 को, और आईपीसी हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन आप ये बता सकते हो भारतीय न्याय संहिता लागू कब से हुआ है? भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल हमारा नया कानून है और लागू हुआ है 1 जुलाई 2024, मतलब इसी साल से। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं इन दोनों को। भारतीय न्याय संहिता जो है, स्टार्टिंग जो इन दोनों की होती है, आईपीसी में वो स्टार्ट होता है एक प्रियम्बल से। भारतीय न्याय संहिता में एक प्रियम्बल अलग से नहीं दिया है, लेकिन जो लाइन दी है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड। देखो आप, कंसोलिडेट भी किया है एंड एमेंड भी किया है द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयर टू। मतलब जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, उसके जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करके कंसोलिडेट भी किया है, और अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर हमने चेंज भी किया है। बी इट इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो हमने ये कब लागू किया है? ये पार्लियामेंट ने लागू किया है 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के 74th ईयर में लागू किया है। ठीक है, और आईपीसी जो था वो आप याद करो, ये तो तब था जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। अब क्योंकि ये कॉलोनी की तरह से किया था तो उन्होंने स्टार्ट इसे प्रियम्बल से किया था। और वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड द जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, इट इज इनैक्टेड एज फॉलोज। बिल्कुल सिंपल एक लाइन से किया था, क्योंकि इससे पहले आप याद करो जो हमारे ब्रिटिश से पहले के जो लॉज थे वो रिटन लॉज नहीं थे, वो ऐसे ही लागू किए जाते थे, लेकिन वो रिटन नहीं थे। तो ब्रिटिश ने ये रियलाइज़ किया कि हमें लॉज और हमारे जो कानून हैं जो वो लिखे हुए होने चाहिए। तो तब हमारा आया था जनरल पीनल कोड, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट्स देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक पीनल एक्ट की ज़रूरत थी। पीनल मतलब, पीनल का क्या मतलब होता है? पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट की ज़रूरत थी। और सबसे पहला चेंज आप यहीं पर देखो कि हमने इस पनिशमेंट को हटाया, क्योंकि हम पनिशमेंट से डील नहीं करते, हम किससे डील करते हैं? न्याय से। हम लेके आए हैं न्याय। न्याय मतलब, न्याय मतलब तो सभी को पता है, न्याय का मतलब है जस्टिस। तो यहाँ पर हम पनिशमेंट की बजाय जस्टिस की बात करेंगे, और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को, और ये चैप्टर 1 किसका है? भारतीय न्याय संहिता का। तो हम क्या करेंगे, साथ में सबसे पहले चैप्टर्स लेंगे, उनके नाम लेंगे, और फिर जो वो आईपीसी में उसका सेक्शन नंबर है उसको भी नोट करते जाएंगे। अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अपनी नोट्स के लिए कॉपी और बुक ले लें, और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए हमारे जो बेसिक चेंजेस हैं उनको भी, और चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज सारी डिटेल्स। इससे आपका भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन ज़रूर लेकर आएँ। लेकिन बाकी लोग जो सिर्फ जानने के लिए पता करना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, वो इसको ध्यान से सुनें। तो भारतीय न्याय संहिता का जो सबसे पहला चैप्टर है उसको नाम दिया है प्रिलिमिनरी, और आईपीसी में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था इसलिए उसका कोई भी नाम नहीं है। आईपीसी सीधे उस लाइन के बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2 से शुरू हो जाता है। अब चैप्टर 1 उसमें नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 में उसमें सेक्शंस थे 1 से 5 तक।
यहाँ पर वो सारे जो चैप्टर 1 से 5 तक थे वो सेक्शन नंबर 1 में डाल दिए। तो भारतीय न्याय संहिता का हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। चैप्टर 2 क्या है? डेफिनेशंस। चैप्टर 3 क्या है? जनरल एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि डेफिनेशंस बहुत लंबा है, इसको हम अलग चैप्टर में अलग वीडियो में लेंगे। और फिर थर्ड भी हमारा एक छोटा सा वीडियो बनेगा जो कि है जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है, इसको आप ध्यान दो। हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो कि इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक था। अब ये सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक कैसे था, इसको भी देखते हैं। अब हम आते हैं, टेबल टैब्यूलेटेड है, आपको सारे जो कंपैरिजंस हैं और सारे जो चेंजेस हैं वो इसमें टैब्यूलेटेड मिलेंगे। आप जैसे जैसे इसको फॉलो करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 और आईपीसी में क्या था? सेक्शन 1। अरे यार ये पतला क्यों नहीं हो पा रहा है? चलिए, तो ये जो एक्ट है इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसमें में और ये जो रेड वाले पार्ट्स है ना, ये आप ध्यान में रखना। जितने भी रेड पार्ट्स हैं, रेड से मतलब है मेरा जितने भी मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिए हुए हैं वो सारे जो हैं नई चीज़ें हैं जो कि आईपीसी में नहीं थी। आईपीसी में क्या था? यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं। और आईपीसी में ये सारे 5 अलग अलग सेक्शंस में थे आईपीसी में। और एक मेजर जो डिफरेंस था वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ कोड ऑपरेशन गिवन था। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, इंडिया के जितने भी हमारे पुराने कानून थे ज़्यादातर में लिखा होता था कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा सिवाय JNK के, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जब जम्मू एंड कश्मीर में सेक्शन 370 हट गया है तो जम्मू एंड कश्मीर अब क्योंकि हमारे इंडिया का पार्ट है तो अब हमें एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी लॉ हमारा आएगा वो पूरी इंडिया पर लागू होगा। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ये लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये जो 5 सेक्शंस थे आईपीसी में वो हमने जोड़कर स्टार्टिंग में डाल दिए। अब ये जो सेक्शन चैप्टर 1 का सेक्शन 2 है, इसमें देखते हैं क्या है। सेक्शन 1 पार्ट 2 सब सेक्शन 2 ये नया है। इसमें क्या लिखा है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि ये जो संहिता है हमारी, ये कब आएगी? ये जब भी गजट में गवर्नमेंट देगी उस डेट से ये लागू हो जाएगी। और अब तो गवर्नमेंट ने ये गजट में दे दिया है। ये कब से लागू हो गई है? 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुकी है, ऑफिशियल गैजेट में आ चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी ऑप्शन ओपन रहेगा कि डिफरेंट प्रोविजंस जो इस संहिता के हैं वो अलग अलग टाइम आए। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो बस एक हमारा इसका एक सेक्शन है जो लागू अभी नहीं हो रहा है, जो कि आपके ट्रक ड्राइवर्स के रिवोल्ट की वजह से लागू नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी पूरा संहिता जो है वो 1 जुलाई से लागू हो गया है। और जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर डेट और कमेंसमेंट और डेलीगेशन ये आईपीसी में नहीं लिखा था। तो हमारा सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ये नया है। अब हम आते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। आईपीसी में ये सेक्शन 2 था लेकिन यहाँ पर क्या है? ये सब सेक्शन 3। तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। यहाँ पर सिर्फ एक फर्क है कि क्योंकि वो कोड था, आईपीसी था, तो वहाँ पर कोड लिखा था और यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया है? संहिता। तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof for which he shall be guilty within India। तो ये जैसे आईपीसी में था वैसे ही है कि जो भी जना कोई एक्ट करेगा या ओमिशन, एक्ट और ओमिशन ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्ट का मतलब कोई ऐसा काम जो गलत हो और ओमिशन का मतलब कोई ऐसा काम जो उसकी ड्यूटी था करना और उसने नहीं किया। जैसे सड़क पर आप चल रहे हो, आपको कोई लग रहा है किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपकी ड्यूटी है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। अगर ये नहीं करते हो तो वो भी एक क्राइम है। फिर आते हैं हम सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 जो कि आईपीसी में क्या था? सेक्शन 3। तो जो वहां पर सेक्शन था अब यहाँ पर सब सेक्शन बन गया है। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये नया है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो ये किस लिए है? जब हम इंडिया के बाहर किसी क्राइम की बात करते हैं। शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ द सेम एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के बाहर कोई क्राइम करता है जो कि इंडिया में क्राइम होता,
तो अगर वो इंडिया में क्राइम होता है तो वो हमारी कंट्री में वैसे ही उसके ऊपर केस चलेगा जैसे कि उसने क्राइम इंडिया में किया हो। ये आईपीसी में भी ऐसे ही था, बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या था, वहां पर लिखा हुआ था इंडियन लॉज। इंडियन लॉज क्यों लिखा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग लॉज थे, तो उन्होंने ये जो लॉज बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? स्पेशली इंडिया के लिए। तो इस इंडियन लॉ को हटाकर क्या कर दिया है, कोई भी ऐसा लॉ जो इंडिया में उस टाइम पर चल रहा हो, चाहे वो कोई सा भी लॉ हो, तो इंडियन लॉ नहीं, कोई भी लॉ जो इंडिया में उस टाइम पर चल रहा हो वो होगा। और क्या ऐड कर दिया है इसकी जगह? इंडियन लॉ की जगह लॉ और फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो बस इसको ऐड किया है। बाकी ये जो है जैसा पहले था वैसा ही अब है। ओके, अब हम आते हैं अगले दो पर, सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 जो कि आईपीसी में सेक्शन 4 था। अब इसमें क्या है? द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंसेस, ये सेम टू सेम है। कमिटेड बाय, मतलब ये जो संहिता की ये जो संहिता है किस किस पे अप्लाई होगी? कोई भी हमारा कंट्री का सिटीजन, ऑब्वियसली अगर कोई हमारी कंट्री के बाहर का सिटीजन है और वो बाहर की कंट्री में क्या कर रहा है, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा मतलब किससे? कोई इंडियन बाहर क्या कर रहा है। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो किसी भी प्लेस में विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कोई भी ऐसा काम करता है जो कि इस संहिता के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, तो उसको इस BNS के अंडर ट्राई किया जाएगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब अगर आप मान लो इंडियन क्रूज पे गए हो, बाहर गए हुए हो, किसी शिप पर हो और आप कोई भी क्राइम करते हो तो वो BNS के अंडर आएगा। एनी पर्सन बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग द ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब आप देखो कंप्यूटर रिसोर्स और ये सब चीज़ें आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। कोई भी जना दुनिया में कहीं पर भी बैठकर आपके सिस्टम्स को हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई भी हमारे सिस्टम को टारगेट करता है, तो वो भी BNS के अंडर ट्राई किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑफेंस क्या होता है सबसे पहले? तो ऑफेंस कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि हमारी कंट्री के बाहर किया गया हो, जिसको अगर हम इंडिया में करते तो वो पनिशेबल होगा। अगर हमारी कंट्री में वो पनिशेबल नहीं है और आपने उसे तब बाहर किया है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। अब जो चेंज किया है इन्होंने वो क्या किया है? इलस्ट्रेशन में एक चेंज है। हमारे आईपीसी में लिखा हुआ था इलस्ट्रेशन में कि अगर कोई भी व्यक्ति युगांडा में कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसे इंडिया में ऐसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे कि इंडिया में मर्डर किया। तो युगांडा, भाई कंट्री लिखने की क्या जरूरत है, आप कोई भी जगह लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? ए का एग्जाम्पल है, कोई एक इंडिया का सिटीजन, फिर से याद रखना सिटीजन है, जिसने कोई क्राइम किया है, मर्डर किया है कोई भी ऐसी जगह पर जो कि इंडिया के बाहर है, युगांडा हो या ना हो, वो ऐसे ही कन्विक्ट किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिया में क्राइम किया हो। और उसे जहां भी आप इंडिया में पकड़ लोगे वहीं पर आप उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जुरिस्डिक्शन भी आता है ना कि आपने कहाँ पे क्राइम किया, कहाँ पर होगा। तो आपने उसे जहां पर भी पकड़ा है वहां पर आप उसको BNS के अंडर ट्राई करेंगे। और हमारा जो चैप्टर 1 का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 1 सब सेक्शन 6। और ये आईपीसी में क्या था, जैसा इसमें बिल्कुल क्लियर है, आईपीसी में था सेक्शन नंबर 5। अब इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है जो कि बाकी सब में भी था। यहाँ पे ये जो मैं चेंज बता रही हूँ ऑल ओवर सब में था। वो क्या था? आईपीसी में ये जितने भी सेक्शंस हमने दिए हैं यहाँ पर, सेक्शन 1 सब सेक्शन 5, सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 ऐसे करके लिखा है ना। और आईपीसी में क्या थे? ये सारे सेक्शंस थे। और वो BNS में क्या हो गए हैं? सब सेक्शंस। तो लेकिन पढ़ लेते हैं। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट और फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजिटेशन ऑफ ऑफिसर, desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of government of India or any provisions of any special or local law। तो ये जो है कोई भी म्यूटिनी है या ऑफिसर्स सोलर से रिलेटेड है तो वहां पर ये बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और वो उस पर असर नहीं डालेगा। ये आईपीसी और BNS दोनों में सेम है। तो आई होप आपका सेक्शन नंबर 1 क्लियर हो गया है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचती हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ सेक्शन 1 करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? आईपीसी में ये 5 सेक्शंस में कवर होता था और आईपीसी में 5 सेक्शंस में कवर होता था, और यहाँ पर ये एक ही सेक्शन में है, बस उसके सब सेक्शंस 1 से लेकर सब सेक्शन 6 हैं। एक नई चीज़ आई है कि ये कब से लागू होगा और एक चीज़ हट गई है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो दिस इज सेक्शन 1 ऑफ BNS कंपेयर टू सेक्शन 1 to 5 ऑफ आईपीसी। अगले में हम सेक्शन 2 पर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और जिसको भी ज़रूरत हो उससे शेयर करना, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।